Good morning, students and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is 30th of March 2022, Wednesday. Motivation of the day is don't downgrade your dream just to fit your reality. Upgrade your conviction to match your destiny. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 2 of Business Standard. VC exit in India startups up 10x to $14 billion in 21. So as per the recent report by Bain and Company, venture capital fund exit in Indian startup rose more than 10x. तो फाइनेंशियल ईयर 21 में वेंचर कैपिटल फंड इंडियन स्टार्टअप से 10 गुना ज़्यादा एग्जिट किया है इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर, दैट इज फाइनेंशियल ईयर 20। तो फाइनेंशियल ईयर 20 के कंपैरिजन में 10 गुना ज़्यादा एग्जिट देखने को मिला वेंचर कैपिटल फंड का इंडियन स्टार्टअप से। अप्रॉक्सीमेटली $14 बिलियन वेंचर कैपिटल फंड फाइनेंशियल ईयर 21 में इंडियन स्टार्टअप से एग्जिट किया है। एंड 3 marquee exit accounted for nearly 60% of the total exit value. That is billed as acquisition by Paytm $2.5 billion IPO and Zomato's public market debut of $1.3 billion. और अगर इनके रूट की बात करिए तो IPOs were the preferred route. So VC exit via IPOs accounted for a robust 40% of the overall exit. तो जितना वेंचर कैपिटल एग्जिट हुआ है इंडियन स्टार्टअप से उसमें का 40% जो है वो IPOs के थ्रू हुआ है, and 3 marquees makes the 60% of total exit. Billed as acquisition, Paytm and Zomato's IPO. तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, जो बेन एंड कंपनी की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 21 में एग्जिट का जो मूवमेंट था वो पीक पर देखने को मिला, क्योंकि बहुत सारी जो कंपनीज थी दे वर एक्चुअली गोइंग फॉर मार्केट और पब्लिक मार्केट लिस्टिंग. सो IPO हैज़ बीन यूज्ड एज वन ऑफ द प्रेफर्ड मोड फॉर एग्जिटिंग फॉर वेंचर कैपिटलिस्ट. और कल के न्यूज़ में हमने डिस्कस भी किया था, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज रिटेल पार्टिसिपेशन IPO जो है वो फाइनेंशियल ईयर 23 में भी रिकॉर्ड नंबर अचीव करेगा. एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रीजन फॉर लॉन्चिंग or for going IPO for the fundraising exercise. So as per the Bain and Company, redefined regulatory norm and increased retail participation for tech listing companies has actually increased this momentum of VC exit in Indian startups. And as per the report, this trend will continue in financial year 22 as well. और IPO आ रहे हैं, इस बात का रिफ्लेक्शन है कि वेंचर कैपिटलिस्ट जो हैं या वेंचर कैपिटल फंड जो हैं दे आर एक्चुअली एग्जिटिंग फ्रॉम इंडियन स्टार्टअप, और उसी के लिए इंडियन स्टार्टअप्स IPOs ला रहे हैं फॉर फंड रेजिंग. आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए एक्चुअली वेंचर कैपिटल या वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होते हैं. एंड दिस इज द हाईलाइट ऑफ दिस न्यूज़. IPOs accounted for 40% of the overall exit value in financial year 21. Secondary and strategic sale continue to be the mainstay for exiting VC. Or and 60 deals worth $8.7 billion or 60% share in overall VC exit value. इंडिया में रिटेल पार्टिसिपेशन इंक्रीज हुआ है फाइनेंशियल ईयर 21 में, हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं. टेकिंग इन्वेस्टर काउंट टू 665 फ्रॉम 1516. सो 516 से इंक्रीज करके 665 तक इंक्रीज हुआ है डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स काउंट इन फाइनेंशियल ईयर 21. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड. 4 labor codes may not come up before June end. As per the official aware about the matter, the long awaited introduction of 4 labor codes जो कि अप्रैल 1 से इम्प्लीमेंट होना था, वो इम्प्लीमेंटेशन फ़िलहाल के लिए पोस्टपोन हो सकता है 2 से 3 महीने के लिए. तो जो रिफॉर्म लाए गए थे 44 लेबर एक्ट्स में, जहाँ पर इनको कोडिफाई सिंप्लीफाई किया गया था, अप्रॉक्सीमेटली
40 to 44 लेबर कोड्स को इंटू 40 to 44 लेबर एक्ट्स को, लेबर रेगुलेशंस को इंटू 4 लेबर कोड्स, और उसका इम्प्लीमेंटेशन 1 अप्रैल यानी करंट फाइनेंशियल ईयर, अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर से होना था. बट एज पर द ऑफिशियल अफेयर अबाउट द मैटर दैट दिस इम्प्लीमेंटेशन मे टेक एटलीस्ट 3 more months. Why? Because states have not framed rule according to those 4 labor codes. तो अभी मैक्सिमम स्टेट्स ने उन नए लेबर कोड्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए रूल्स जो होते हैं वो अभी फ्रेम नहीं किए हैं, जिसकी वजह से इसका इम्प्लीमेंटेशन डिले हो सकता है एट द एंड ऑफ जून मंथ तक. And I hope that many of you might be knowing that labor is one of the item in concurrent list. Concurrent list means both state as well as the union government has the power to legislate on this particular matter of labor. तो दोनों ही states government और center government can make rule on labor issue. And as per the recent data, approximately 23 स्टेट्स ने रूल फ्रेम आउट कर लिए हैं 4 नए लेबर कोड के लिए. अभी भी 7 स्टेट्स ऐसे हैं जो कि रूल फ्रेम आउट नहीं कर पाए हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस देयर मे बी द डिले ऑफ इम्प्लीमेंटेशन. बट सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि जल्दी से जल्दी ये 4 लेबर कोड्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट हो जाए. कौन कौन से 4 लेबर कोड हैं? कोड ऑन वेजेस, code on industrial relation, code on occupational safety, health and working condition, and code on social security. Why central government want these codes to be implemented as earliest as possible? Because center is expecting that this particular codification of labor law may increase the investment into India by improving ease of doing business as well as initiating pro-worker measures. तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एंटिसिपेशन है कि इससे जो लेबर लॉस का कोडिफिकेशन सिंप्लीफिकेशन हुआ है, इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है इंडिया में वो इंक्रीज करेगा, एंड दिस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया विल ब्रिंग मोर इन्वेस्टमेंट, एंड दैट इज व्हाई गवर्नमेंट वांट दीज कोड्स टू बी इम्प्लीमेंटेड एज अर्लीस्ट एज पॉसिबल. बट कुछ स्टेट्स के बीच में और सेंटर के बीच में कुछ इश्यूज हैं जिसको लेकर के कुछ स्टेट्स ने अभी भी रूल्स को इम्प्लीमेंट फ्रेम नहीं किया है, जिसकी वजह से सेंटर जो है वो अभी अनेबल है. हालांकि बीइंग इन द कॉन्करेंट लिस्ट, you must be knowing that if there is any conflict between the center legislation and the state legislation or in the state law, the farmer prevails. दोनों को पावर तो होती है स्टेट्स और सेंटर गवर्नमेंट को लेबर या कॉन्करेंट लिस्ट के आइटम पर लॉ बनाने की, रूल बनाने की, बट अगर दोनों में किसी भी तरह का कन्फ्लिक्ट अराइज होता है, दोनों के लेजिस्लेशन में किसी भी तरह का कन्फ्लिक्ट अराइज होता है, सो इन दैट केस लॉ मेड बाय सेंटर विल प्रिवेल. हालांकि सेंटर इसको फोर्सफुल नहीं करना चाहती, दैट इज वाई सेंटर गवर्नमेंट इज गिविंग मोर टाइम टू द स्टेट्स टू फ्रेम आउट एंड कम अप विद द रूल फॉर द बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल 4 लेबर कोड्स. और जैसा कि हमने डिस्कस किया कि 40 to 44 लेबर लॉज हैं इंडिया में, जिसमें से 29 सेंट्रल लेबर लॉज को 4 कोड्स में सब्ज्यूम किया गया है. अगस्त 2019 में कोड ऑन वेजेस सबसे पहले पास हुआ था. इसके बाद जो 3 अदर कोड्स थे उनको सितंबर 2020 में पास कर दिया गया था. हालांकि सबसे ज़्यादा जो कंट्रोवर्सी या प्रोटेस्ट देखने को मिली थी वो कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन में देखने को मिली थी, बट बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग मैंडेट गवर्नमेंट हैज़ एक्चुअली पास्ड ऑल दीज 4 लेबर कोड्स. इसके अलावा लेबर कोड्स को लेकर के जो भी कंट्रोवर्सी कन्फ्लिक्ट जनरेट हो रही है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, उसको लेकर के हमारे जो यूनियन लेबर मिनिस्टर है उनका ये कहना है कि सेंटर ने जो भी 4 लेबर कोड कोडिफाई किए हैं, नोटिफाई किए हैं, ऑल दीज कोड्स आर एक्चुअली इन कॉन्सोनेंस विद द नॉर्म्स और द इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंट बाई इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. ILO इज वन ऑफ द इंटर गवर्नमेंटल or multilateral organization that basically work for safety and welfare of the labor all across the globe. And you must remember that India is one of the founding member of ILO, जो कि 1919 में फोर्स में आया था. तो एज पर आवर यूनियन लेबर मिनिस्टर, जितने भी जो 4 लेबर कोड्स हैं उसके तहत जो भी मॉडिफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन, कोडिफिकेशन किया गया है, दैट
all codification, simplification, modification are in consonance with the norms, international convention, लेबर कन्वेंशन सेट बाय आईएलओ। और जैसे ही स्टेट्स जो हैं वो अपने लेबर का कोडिफिकेशन या रूल फ्रेम कर लेंगे, वैसे ही ये चारों लेबर कोड इंडिया में इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। एंड डेफिनेटली दिस कोडिफिकेशन सिंप्लीफिकेशन विल ब्रिंग मोर इन्वेस्टमेंट बाय इंक्रीजिंग द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6। Banks audit process unable to capture irregularities, RBI's Jain. As per the Reserve Bank of India and RBI's official, there are three weaknesses in the entities that is regulated during the supervisory exercise in recent year. तीन की weaknesses RBI के officials ने identify करी हैं। कौन कौन सी? These are compliances, risk management and internal audit as per the Deputy Governor Mr. M.K. Jain. तो तीन एरियाज कंप्लाइंसेस, रिस्क मैनेजमेंट और इंटरनल ऑडिट के केस में जो एंटिटीज रेगुलेटेड हैं उनमें वीकनेसेस पाई या बोल सकते हैं वो उतनी स्ट्रांग नहीं है इन तीन पॉइंट्स में, रिस्क मैनेजमेंट के, ऑडिट के केस में और कंप्लाइंसेस के केस में। एक इवेंट की स्पीच में जो हमारे डिप्टी गवर्नर हैं मिस्टर एम के जैन, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर मिस्टर एम के जैन, उन्होंने बोला है देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज इन कंप्लाइंसेस। अगर रूल कंप्लाइंसेस की बात करें तो जो एंटिटीज रेगुलेट होती हैं उसमें बहुत सारे इश्यूज हैं। दे आर एक्चुअली not following all the rules and regulation compliances related to disclosure. There are inadequate coverage and limited transaction testing, persistent irregularities, not addressing the root cause, and not ensuring the sustainability of the compliances. All these have been observed by RBI during recent years in entities regulated. इसके अलावा कंप्लाइंसेस के इशू के अलावा अगर हम रिस्क मैनेजमेंट को देखें तो रिस्क मैनेजमेंट को भी लेकर के डिसकनेक्ट की बात कही है मिस्टर जैन ने। उनका कहना है, उनके अकॉर्डिंग आरबीआई ने ऑब्जर्व किया है कि देयर इज अ डिसकनेक्ट बिटवीन अ risk appetite framework as approved by the board and actual business strategy and decision making. तो जो implied strategy है और जो explicit strategy है उन दोनों के बीच में डिफरेंस देखना है। बेसिकली जो रिस्क एपेटाइट फ्रेमवर्क बोर्ड टॉप मैनेजमेंट अप्रूव कर रहा है और जो एक्चुअली इम्प्लीमेंट हो रही है, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज टू डिसीजन मेकिंग process. And उनका ये कहना है because of the weak risk culture, because of the weak risk culture that has been amplified with the absence of guidance from the senior management, there is an improper risk assessment and middle managerial individuals are risk aversive. They are not taking the risk according to the risk appetite, risk framework approved by the board. And apart from it, one of the key issues that has been identified by RBI is the conflict of interest. Conflict of interest was also evident in some of the regulated entities, especially in related party transactions and absence or faulty enterprise-wide risk management. इसका सीधा सीधा मतलब जो इंटरनल ऑडिट है, जो इंटरनल ऑडिट की प्रोसेस है, दैट इज एक्चुअली अनेबल टू कैप्चर ऑल द इरेगुलरिटीज रिलेटेड टू कंप्लायंसेस, रिलेटेड टू रिस्क मैनेजमेंट, रिलेटेड टू कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, एंड देयर वर इंस्टांसेस ऑफ नॉन कवरेज ऑफ सर्टन एरियाज अंडर द स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट। और इसका सीधा रीज़न कि कंप्लायंसेस डिपार्टमेंट या बोलते कंप्लायंसेस और ऑडिट जो टीम है, दे आर एक्चुअली नॉट कोलैबोरेटिंग विद ईच अदर, दे आर ऑल वर्किंग सेपरेटली although they should work in tandem with each other. So there are a lot of problems, challenges, irregularities that has been identified by RBI in recent years. So probably RBI may come up with some strong norms or stringent norm related to internal audit and for regulated entities and enterprises. अब देख लेते हैं some other news clips. Russia Ukraine war disrupting global supply chain, FM. Replying in a debate on Financial Bill 2022, our finance minister said that because of the Russia-Ukraine crisis, there is a disruption in supply chain, not only in India, but all across the world.
और इस डिबेट में उन्होंने कई सारे अदर इश्यूज को भी एम्फेसाइज किया, जहां उन्होंने बताया कि इंडिया हैज़ बीन द टॉप 5 वन ऑफ द टॉप 5 FDI destination in financial year 21. Apart from it, she has also emphasized on COVID-19 pandemic and said it is still uh, posing challenges for Indian economy, and the revival from COVID-19 pandemic was a ongoing job. So, as per our finance minister, she is working, or the department or the ministry is working towards the growth and recovery with predictable tax regime. But because of this full blown war between Ukraine and Russia, there is a disruption in supply chain that India is also facing as a consequence of it. And due to this, value chains are broken and global markets are caught up in a situation where nothing is normal. तो जो भी रशिया यूक्रेन क्राइसिस चल रही है, पैंडमिक का इम्पैक्ट है, उस सब का इम्पैक्ट हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने एक्सेप्ट किया है कि इंडियन इकॉनमी पर पड़ रहा है. बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस इम्पैक्ट, द डिपार्टमेंट, द मिनिस्ट्री इज वर्किंग टूवर्ड्स अ ग्रोथ एंड रिकवरी विथ प्रिडिक्टेबल टैक्सेशन रिजीम. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. स्टेट पैनल्स में बैट फॉर सिस्टम ट्रैकिंग डीलर्स ट्रांजैक्शंस. Panel of state finance ministers are actually looking for reforms into GST system. GST system में कुछ reforms के लिए propose किया जा रहा है. So panel of state finance ministers are actually working on it, and they may propose, as per the recent news, state of finance minister may propose a arrangement or a tracking system, simply track all the dealers transaction and link that tracking system with the e-way bill system so that the irregularities, duplicacy, evasion, all these could be traced. फेक इन्वॉइसिंग का जो एक पैटर्न है या जो सिस्टम है, ये रिसेंटली आइडेंटिफाई हुआ पैंडेमिक के ड्यूरेशन में. इन ऑर्डर टू गेट द इनपुट टैक्स क्रेडिट, बहुत सारे जो डीलर्स थे, एक्सपोर्टर्स थे, दे वर एक्चुअली प्रोड्यूसिंग द फेक रिसीट्स, फेक इनवॉइस, just to get the input tax credit. क्योंकि पैंडेमिक के ड्यूरेशन में डिमांड नहीं थी, देयर वॉज नो सेलिंग, बट दे वर एक्चुअली generating the input fake invoices just to get the benefit of incentives and input tax credit system. तो जो स्टेट ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर का पैनल है, उसने एक ट्रैकिंग सिस्टम प्रपोज किया है. उस ट्रैकिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग जितने भी डीलर ट्रांजैक्शंस हैं उनको ट्रैक किया जा सकेगा, जिससे कि जो बोगस डीलर्स हैं, डुप्लीकेसी है, इवेजन है, ये सब रिमूव किया जा सके विद द हेल्प ऑफ दिस tracking system. Apart from it, panel may also suggest integrating GST network, that is GSTN, with the NPCI, National Payment Corporation of India, to curb the fraud at tax refund. तो टैक्स रिफंड के केस में जो फ्रॉड होते हैं उसको रोकने के लिए ये भी प्रपोजल जा सकता है कि जो GSTN है, GST नेटवर्क, उसको नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से लिंक कर दिया जाए. एंड देयर आर पार्ट ऑफ रिकमेंडेशन बाय ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स just to improve the efficiency and effectiveness of new regime, that is GST. तो जो भी लूप होल्स हैं, जैसे बोगस डीलर्स, डुप्लीकेट इनवॉइसिंग, डुप्लीकेट ई बिल, इन सब को आइडेंटिफाई करने के लिए ट्रैकिंग मैकेनिज्म प्रपोज करने जा रहा है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर. इसके अलावा फीडबैक मैकेनिज्म को भी प्रमोट किया जाएगा. इंटीग्रेशन ऑफ GST विद NPCI विल ब्रिंग the entire new chapter into GST regime. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. बाइडेन proposes to high clean energy digital economy aid to India. US के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने इंडिया के लिए डेवलपमेंटल जो असिस्टेंस है उसको इंक्रीज करने की बात कही है इन केस ऑफ क्लीन एनर्जी एंड डिजिटल स्पेस. तो जॉय बाइडेन का ये कहना है कि जिस तरह से अथॉरिटेरियनिज्म इंक्रीज हो रहा है, इंडिया को वो जो डेवलपमेंटल असिस्टेंस देते हैं उसको और इंक्रीज करेंगे, जिससे कि इंडिया की जो डिपेंडेंसी है एनर्जी को लेकर के अदर कंट्रीज़ पर, वो रिड्यूस हो, एंड इंडिया विल डेवलप इट्स area in clean energy and digital economy.
And for that, USA is proposing, or Joe Biden is proposing, increase in India's developmental assistance. जो development assistance India को मिलता है from $25 million in financial year 21 to $66 million for financial year 23. तो $25 million से इंक्रीज करके $66 million तक डेवलपमेंटल असिस्टेंस यूएसए इंक्रीज करना चाहता है फॉर इंडिया, just to help India in case of clean energy and digital economy. And as per the USA or Joe Biden, they want India to increase its role as a regional leader by increasing clean energy and other climate related programs. The fund will also use advanced investment in digital economy. और जैसा कि बहुत सारे कंट्रीज भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि इंडिया का जो रोल है आगे आने वाले टाइम में इज गोइंग टू बी द इम्पॉर्टेंट। आज के न्यू बिजनेस स्टैंडर्ड में एक पेज नंबर 2 पर एक इंटरव्यू प्रिंट हुआ है, यू कैन गो थ्रू विद दैट इंटरव्यू, जहां पर ये कहा गया है कि आगे आने वाले टाइम में इंडिया का जो रोल है वर्ल्ड इकोनॉमी में ग्लोबल लेवल पर वो इंक्रीज होने वाला है। और कोई भी कंट्री, इवन इफ द जॉय बाइडन इज प्रपोजिंग एनी सॉर्ट ऑफ एडिशनल हेल्प टू इंडिया, you just keep one thing in your mind: national interest is the supreme. He is not doing all these help because of the charity. There are certain geopolitical reasons, geopolitics, that are actually leading all these events. The help in, or the increase in development assistance at this time has much significance for India. इसके अलावा $1.8 बिलियन का सपोर्ट भी देने की बात की है फॉर इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी। सो USA basically wants to increase its influence into Indo-Pacific region, into South Asia. So clean energy, digital economy, इसके अलावा हेल्थ सेक्टर में भी जो प्रपोज है वो इंक्रीज कर रहा है डेवलपमेंटल असिस्टेंस को। तो जो रीसेंट प्रपोजल सेंट हुआ है जहाँ पर क्लीन एनर्जी डिजिटल इकोनॉमी की बात करेगी, वहाँ हेल्थ सेक्टर को भी इम्फेसाइज किया जा रहा है कि हेल्थ सेक्टर में भी जो असिस्टेंट या जो एड इंडिया को दी जाती है अप्रॉक्सीमेटली $34.5 million इन फाइनेंशियल ईयर 21, उसको इंक्रीज करके $48.5 million कर दिया जाए फॉर फाइनेंशियल ईयर 23। तो हेल्थ सेक्टर, क्लीन एनर्जी, डिजिटल इकोनॉमी, सिक्योरिटी इंडो पैसिफिक रीजन में यूएसए वांट्स टू इंक्रीज द डेवलपमेंटल असिस्टेंस टू इंडिया। तो ओवरऑल जो एडमिनिस्ट्रेशन ने हेल्प प्रपोज करी है इंडिया के लिए वो $302.2 million की प्रपोज करी है फॉर साउथ एशिया टू प्रमोट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, टू रेसिस्ट द हार्मफुल इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस एंड अनसस्टेनेबल डेट ट्रैप। चाइना को टारगेट भी कर रहा है इनडायरेक्टली और रशिया को भी टारगेट कर रहा है यूएसए बाय इंक्रीजिंग दिस असिस्टेंस टू इंडिया एज वेल एज द अदर साउथ एशियन कंट्रीज। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। आईसीआरए कट्स फाइनेंशियल ईयर 22-23 जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट टू 7.2%। So just like Moody's, Fitch, Citigroup, Morgan Stanley, S&P, आईसीआरए ने भी इंडिया की जीडीपी फोरकास्ट को स्लैश डाउन कर दिया। फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए जो जीडीपी फोरकास्ट करी थी आईसीआरए ने, दैट वाज अप्रॉक्सीमेटली 8.0%, 8% का जीडीपी फोरकास्ट किया था, जिसको रिड्यूस करके 7.2% कर दिया है। नाउ एज पर द आईसीआरए द इंडियन इकोनॉमी मे ग्रो एट द रेट ऑफ 7.2% इन फाइनेंशियल ईयर 23। तो रेटिंग एजेंसी ने इंडिया की जीडीपी फोरकास्ट को कम कर दिया है बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब बात करें कौन से फैक्टर्स जिनको कंसिडरेशन में लिया है आईसीआरए ने फॉर रिड्यूसिंग दिस पर्टिकुलर जीडीपी फोरकास्ट। few important factors that has been cited by ICRA। कौन कौन से फैक्टर्स? कमोडिटी इंक्रीज प्राइस, जैसा कि ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, जिस तरह से सप्लाई चेन डिसरप्शन हो रहा है, जिसको अभी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने भी एक्सेप्ट किया है बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन क्राइसिस एंड लोकल लॉकडाउन्स इन चाइना। तो इसकी वजह से जिस तरह से ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शन हो रहा है, कमोडिटी प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, उसका इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पर पड़ेगा, जिसकी वजह से 8% से 7.2% का प्रोजेक्शन किया है आईसीआरए ने फॉर इंडियन इकोनॉमी। इसके अलावा फिस्कल डेफिसिट को लेकर भी आईसीआरए ने बोला कि जिस तरह से जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना थी उसका एक्सटेंशन कर दिया गया सितंबर तक, दैट विल एक्चुअली इंक्रीज द बर्डन
गवर्नमेंट पर बर्डन इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से गवर्नमेंट का फिजिकल डेफिसिट भी बढ़ेगा। हमने डिस्कस भी करी थी ये न्यूज़, जहाँ पर हमने कहा था अप्रॉक्सीमेटली 0.2% का इंक्रीज देखने को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ द फिजिकल डेफिसिट। इसके अलावा अदर जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं उनको साइट करते हुए जो ICR है उसका ये कहना है कि इंडियन इकोनॉमी मे नॉट ग्रो at the rate of 8%, and that is why ICRA has slashed it to 7.2%, just like Moody's, Fitch, Citigroup, Morgan Stanley, S&P. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। सेंटर टू सेल 1.5% इन ONGCs टू रेज ₹3K crore. So government is actually planning or is going to sell 1.5% stake or governmental stake in ONGC through an offer for sale. OFS के थ्रू गवर्नमेंट ONGC में अपना 1.5% का जो स्टेक है वो सेल करने जा रही है। बेसिकली गवर्नमेंट डिस इन्वेस्टमेंट करने जा रही है और इससे ये एंटिसिपेट कर रही है गवर्नमेंट के अप्रॉक्सीमेटली 3,000 करोड़ का जो रिवेन्यू है वो जनरेट होगा विद दिस सेंटर डिस इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। And OFS for 1.5% equity sales in ONGC including the ग्रीन शू ऑप्शंस ओपन्स वेडनेसडे, जिसमें रिटेल जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट ऑन थर्सडे एज पर द डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट सेक्रेटरी। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं व्हाट इज दिस OFS। इफ आई एम सेइंग कि गवर्नमेंट OFS के थ्रू अपना 1.5% जो स्टेक है ONGC में वो सेल करने जा रही है, तो OFS का फुल फॉर्म ऑफर फॉर सेल। तो इस OFS का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है? तो आज जो ऑफिस ओपन होगा, कल जो है वो रिटेल पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फ्लो प्राइस सेट एट ₹159 is about 7% discount to the stock closing price, that is ₹171 per share. So that is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.